हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जिसे आरबीआई के द्वारा 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट वीडियो में हमने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं व प्राथमिक डीलर के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का अर्थ क्या होता है। तो जो एनबीएफसीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसका अर्थ होता है कि कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत वे सभी कंपनियां जिनका मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार, शेयर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, चिटफंड और संबंधित कारोबार में निवेश करना तथा विभिन्न प्रकार के जमाए स्वीकार करना होता है, उसे ही हम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहते हैं। मतलब वे सारी कंपनियां जो ऋण तो उपलब्ध कराती ही है, साथ में प्रतिभूति, चिटफंड, शेयर डिबेंचर आदि सभी में निवेश करती है और जमाए भी स्वीकार करती है। इसे हम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहते हैं। इसे अगर सरल भाषा में कहे तो ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंक तो नहीं है किंतु वे जमा राशि स्वीकार करती है तथा बैंक की तरह लोन भी देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसीज कहते हैं। जो एनबीएफसीज होती है इसे मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, साथ में डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकती है और चेक भी जारी नहीं कर सकती है। आरबीआई के द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें पहली श्रेणी है जमा स्वीकार करने वाली कंपनियां, जिसे हम एनबीएफसीज डी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है जमाए स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसे हम एनबीएफसीज एनडी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहली कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1986 में की गई थी, जिसके वर्तमान में जो प्रमुख है वह है रविंद्र कुमार ढिल्लन। सेकेंड कंपनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी और इसके वर्तमान में हेड है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। थर्ड है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी और वर्तमान में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के हेड है राजीव बजाज। चौथी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसके वर्तमान में हेड है अनिश शाह। फिफ्थ कंपनी है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी और इसके हेड है एमजी जॉर्ज मुथूट। सिक्स्थ कंपनी है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसकी जो स्थापना है 2007 में हुई थी और वर्तमान में इसके हेड है अनुराधा ठाकुर। नेक्स्ट कंपनी है एल&टी फाइनेंस लिमिटेड। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 2008 में हुई थी और जो एट्थ है वह है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसके वर्तमान में जो हेड है ये है राकेश सिंह। इसके बाद एनबीएफसीज के लिए एक नोट है कि जो एनबीएफसीज है ये आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है, कंपनी एक्ट के द्वारा नहीं। और आरबीआई ने 1998 में एनबीएफसी के संबंध में पूंजी पर्याप्तता जो अनुमान है उसके लिए मापदंड लागू किए हैं। इसके बाद है अगर एनबीएफसी चाहती है कि वह निजी क्षेत्र की बैंक बने तो उसे आरबीआई के द्वारा जो मापदंड दिए गए हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो कुछ मापदंड जो आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए बनाए हैं अगर वह उसे पूरा कर देती है तो एनबीएफसी को निजी क्षेत्र का बैंक बनने की अनुमति दी जाती है। तो ये मापदंड है। पहला है बड़े औद्योगिक घराने द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए। जो एनबीएफसी होती है उसे औद्योगिक घराने द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए, साथ ही सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रण में भी नहीं होना चाहिए। अगर जो कोई एनबीएफसी है वह औद्योगिक घराने से संबंधित नहीं है, साथ में किसी भी सरकारी प्राधिकरणों के नियंत्रण में नहीं है, उसके बाद अगर वो सार्वजनिक जमाओं की वापसी भी सही से करती है और आरबीआई के निर्देशों का रिकॉर्ड भी सही से रखती है, कुछ भी उसमें अगर गलत नहीं होता है, और अगर उसकी निवल संपत्ति, ये इंपॉर्टेंट है कि निवल संपत्ति 200 करोड़ होती है एनबीएफसी की, ये तीनों अगर मापदंड वो पूरा करती है तो वो निजी क्षेत्र का बैंक घोषित हो जाती है। साथ में आरबीआई ने कुछ अन्य मापदंड भी बताए हैं, जिसके तहत एनबीएफसीज के पास 12% की पूंजी पर्याप्तता होनी चाहिए, साथ में जो निवल एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, साथ में 2 करोड़ का शुद्ध निजी कोष
रखना अनिवार्य है, और अगर यह पूरा नहीं करता है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कारोबार करने से प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी आरबीआई ने फरवरी 2003 में की थी कि अगर 2 करोड़ का जो शुद्ध निजी कोष है अगर वो किसी एनबीएफसी के पास नहीं है तो उनके कारोबार पर प्रतिबंध लगा सकता है। फरवरी 2003 में आरबीआई के द्वारा घोषणा की गई थी। एक नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सार्वजनिक जमाओं पर मैक्सिमम 11% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना अनिवार्य है। अगर वो चाहे तो इससे जो कम है रेट वो कर सकती है, पर मैक्सिमम 11% से अधिक नहीं कर सकती। अगर ये सारे मापदंड जो एनबीएफसी पूरा करती है तो उसे भी निजी क्षेत्र का बैंक बनने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना। फरवरी 2018 में आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 IA के अंतर्गत आरबीआई में जितनी भी पंजीकृत एनबीएफसी से उसके विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल योजना लाई। तो उसकी जो डेट है, ये जो ईयर है वो कौन सा था, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 IA के अंतर्गत लाया गया है आरबीआई के द्वारा। इसके जो कार्यालय है ये चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई व दिल्ली में है। एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जो एनबीएफसीज होता है, ये जो भी एनआरआई होते हैं हमारे, एनआरआई इनका जमा जो है ये स्वीकार नहीं करता है, और इसे प्रभावी आरबीआई के द्वारा 24 अप्रैल 2004 से प्रभावी किया गया है। जो हमारे एनआरआई होते हैं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, इनका एनबीएफसी कभी भी जमा स्वीकार नहीं कर सकता। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि चिटफंड जो कंपनियां हैं ये किसके अंतर्गत आती है, तो जो चिटफंड कंपनियां हैं यह राज्य सरकार के अधीन इसका नियमन और क्रियान्वयन होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।